वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान आज KPK में सेहत सहूलत कार्ड तकसीम करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शहजाद मिर्जा से। जी शहजाद, बताइएगा। जी, आज वज़ीर आज़म इमरान खान KPK में सेहत सहूलत कार्ड तकसीम करेंगे। इब्तदाई तौर पर वो KPK की 40% आबादी में ये कार्ड तकसीम करेंगे। KPK वाहिद सूबा है जहाँ पर हर ख़ानदान को ये कार्ड की सहूलत मुयस्सर की जाएगी। इस कार्ड के तहत हर ख़ानदान के फ़र्द को 10 लाख रुपए मालियत की सेहत सहूलत मुयस्सर होगी, वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवाए या निजी हॉस्पिटल से इलाज करवाए। वज़ीर आज़म का मकसद इस सूबे में सेहत की बुनियादी सहूलियात को बेहतरीन अंदाज में पेश करना है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर तमाम सेहत सहूलत के मुतल्लिक़ा अदारों को हदायत की हैं कि वो आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतों से बहरामंद फरमाएँ। जी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा चीन में चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अहम दौरे पर चीन जा रहा हूँ, वज़ीर ख़ारजा का रवानगी से कबल पैगाम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए। वो चीन में होने वाले पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत करेंगे और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत भी करेंगे, जबकि चीनी वफ़द की क़यादत चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी करेंगे। इन मुज़ाकरात में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी फ़ेज़ 2 समेत मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कोरोना आलमी वबा के बाद चीन का दौरा करने वाली पहली सियासी शख्सियत हैं। रवानगी से कबल उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि आज मैं एक अहम दौरे पर चीन रवाना हो रहा हूँ। इस दौरे के दौरान से कल मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से तफसीली बातचीत हुई है। मेरा वक्त पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की सोच की अक्कासी करेगा। उम्मीद है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ मेरी मुलाकात दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होगी। एहतसाब अदालत के नवाज शरीफ को मफरूर करार दिए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। नवाज शरीफ के वकील की इस्तदा पर अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नवाज शरीफ को मफरूर करार दिए जाने के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच, जो कि चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच है, उसने समाअत की है। आज इब्तदाई तौर पर ही नवाज शरीफ के वकील की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि हम ये केस वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया था कि जो नवाज शरीफ की ज़मानत है उसका इस वक्त क्या स्टेटस है। अदालत की जानिब से 8 हफ्तों की जो ज़मानत दी गई थी उस पर गुज़श्ता समाअत में भी अदालत ने काफ़ी सवालात उठा दिए थे कि इस अदालत के फ़ैसलों के मुताबिक तो नवाज शरीफ पहले से ही बज़ाहिर मफरूर हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स दिए थे गुज़श्ता समाअत में। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि तोशा खाना रेफरेंस पर नैब अदालत की जो तलबी है उसके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत से इस्तदा की गई थी कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसको मौखर किया जाए और इसको जो नैब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को मफरूर करार दिया गया है उस फैसले को भी कल अदम करार दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस पर गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने जवाब मांगे थे और आज जवाब तो नहीं दिए गए उनकी जानिब से और इब्तदाई समाअत में ही उनकी जानिब से ये वापस लेने की इस्तदा की गई, जो कोर्ट ने आज मंजूर भी कर ली। उस पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है वो। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। सेक्रेटरी रेलवे और कमिश्नर कराची अदालत में पेश। अदालत ने प्लानिंग कमीशन की दरख्वास्त पर पेशरफ्त रिपोर्ट 4 हफ्तों में तलब कर ली। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल की रिपोर्ट में। अदालत ने रेलवे को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए प्लान कमीशन की दरख्वास्त पर 4 हफ्तों की मोहलत देते हुए सर्कुलर रेलवे पर सिंध हुकूमत और रेलवे से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कराची और हैदराबाद का ब्रिज किसी वक्त भी गिर सकता है। कोटरी में बनाया हुआ अंग्रेज का पुल आज भी दुरुस्त हालत में मौजूद है। दरियाए सिंध पर ऐसा कोई पुल नहीं बनाया गया जिस पर कौम फख्र करे। अयूब खान के दौर में बनाया जाने वाला अयूब ब्रिज वाहिद खूबसूरत पुल है और उस पुल के बाद जितने भी पुल बनाए गए सब गंदगी से बनाए गए। चीफ जस्टिस ने मजीद
ہدایات جاری کی ہیں کہ ML1 کے لیے اچھے پل بنائے جائیں۔ سیکرٹری ریلوے عدالت کے اندر پیش ہوئے اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ML1 پیکیج 3 سال میں مکمل ہوگا، جس کے جواب میں چیف جسٹس نے کہا کہ 3 سال بہت زیادہ ہیں۔ 1800 کلومیٹر کا ٹریک بچھانا چائنا کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ ریلوے اسٹیشن کی فینسنگ کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے ریلوے سے متعلق پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ کیمرامین ندیم طارق کے ساتھ محمد عثمان مغل، JNN نیوز، اسلام آباد۔ عدالت جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ اپوزیشن گروہ بندی کا شکار ہے، حزب اختلاف کی خواہش دل میں ہی رہے گی، وزیر اعظم ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، نواز شریف 4 فون کر لیں، عمران خان مدت پوری کریں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی حکومت میں ان کو NRO نہیں ملے گا، پہلے بھی کہا تھا کہ APC نظر نہیں آئے گی، محرم اور پھر ماہ سفر ہوگا مگر APC نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی خواہشیں محض خواہشیں ہی رہیں گی، اپوزیشن جماعتیں گروہ بندی کا شکار ہیں، شور مچانے والے لوگ نیب زدہ ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سب اپنی 2 سالہ کارکردگی پیش کر رہے ہیں، ہم نے سوچا عوام کی عدالت میں پیش ہونا چاہیے، ریلوے جدید دور میں داخل ہوگا، ہمیں کرونا لڑ گیا، ٹرینیں بند رہیں، انگریز کے بعد عمران خان کے دور میں ریلوے کو نئی زندگی مل رہی ہے، پہلی بار وزیر بنا تو لودھرا لاہور ریلوے ٹریک ڈبل ہوا، ML1 کی منظوری بہترین کارکردگی کا حصہ ہے، پاک چین دوستی ہر سیزن کی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسرائیل کے حوالے سے موقف واضح کر دیا، سعودی عرب کے معاملات پاکستان کے معاملات ہیں، سعودی عرب کی سلامتی پاکستان کی سلامتی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کو بدنام کرنے کی بھارت کی ایک اور بھونڈی کوشش ناکام، حریت رہنماؤں نے قائد تحریک سید علی شاہ گیلانی کے نام سے جاری جعلی خط کی تردید کر دی۔ حریت رہنما عبدالحمید لون اور راجہ خادم حسین نے سید علی شاہ گیلانی کے نام سے جاری جعلی خط کی تردید کر دی۔ عبدالحمید لون نے کہا کہ سید علی شاہ گیلانی صاحب کے نام سے جاری خط جعلی ہے، سید علی گیلانی سخت علیل ہیں اور وہ بات چیت کرنے سے گریزاں ہیں۔ راجہ خادم حسین نے کہا کہ بھارتی ایجنسیوں نے اس سے پہلے بھی سید علی شاہ گیلانی صاحب کے نام سے کئی جعلی خطوط مشتہر کیے، تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے بھارت پہلے بھی ایسے خطوط جاری کر چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کا ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے، بھارتی فورسز نے شوپیاں اور کپواڑہ میں گھر گھر تلاشی کے دوران مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں فوج کی ظلم و بربریت اور ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور وادی میں سرکار کی جانب سے لگائے گئے کرفیو کو 1 برس ہو چکا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے ضلع شوپیاں میں گھر گھر تلاشی کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید کیا، جبکہ ضلع کپواڑہ میں 1 نوجوان کو شہید کیا۔ اس کے علاوہ جموں کے علاقے پونچھ اور رمبان میں گھر گھر تلاشی کے دوران 2 نوجوانوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر شہریار خان آفریدی نے مقبوضہ کشمیر میں بننے والے انسانی بحران کے خلاف دنیا کو متنبع کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر کشمیر میں کووڈ-19 سے محصور متاثرین کے لیے ایک انسانی ہمدردی کی راہداری بنانے کے لیے کام شروع کرے۔ عالمی یوم انسانیت کے موقع پر کشمیر کمیٹی کے زیر اہتمام کرونا وائرس کے زیر سایہ کشمیر میں سکتی انسانیت کے عنوان سے پارلیمنٹ ہاؤس میں سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی نے کہا کہ 5 اگست 2019 سے مقبوضہ کشمیر کے عوام دوہرے لاک ڈاؤن کی زد میں ہیں، کووڈ-19 پھیلنے کے باوجود قابض حکومت کشمیریوں کو ادویات اور دیگر سہولیات نہیں دے رہی۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ عالمی برادری کو آگے بڑھ کر بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں انسانی ہمدردی کی راہداری تشکیل دینا چاہیے، جس کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو امداد فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ادویات نہیں ہیں، پیرامیڈک کی قلت ہے اور بین الاقوامی اور حکومت کی مدد کا فقدان ہے۔ وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ کی شیعہ علماء کے 8 رکنی وفد سے ملاقات، محرم کے دوران سیکیورٹی اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے پر بات چیت۔
वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने शिया उलमा के 8 रुकनी वफ़द से मुलाकात की है, जिसमें मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। एजाज अहमद शाह ने इस मौके पर कहा कि मुहर्रम के दौरान न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर भी खास तवज्जो देनी है। मजालिस और जुलूसों के दौरान SOPs पर जिस हद तक हो सके अमल करेंगे। अपने चेहरों को मास्क से ढांपें और कोशिश करें कि मजालिस में एक दूसरे से फासले से बैठें। उन्होंने कहा कि उलमा से गुजारिश है कि वो आगाही फैलाने में अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर उलमा इकराम ने वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पुरुमीद है कि मुहर्रम उल हराम का महीना अमन और अमान से गुजरे और वायरस फैलाव पर भी काबू पाया जा सकेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि जब हम कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है तो हमें बातें सुनने को मिलती हैं। 14 अगस्त हम रस्मी तौर पर मनाते हैं, हकीकत में हम आज भी आज़ाद नहीं। अगर हम आज़ाद होते तो हम अपने फैसले खुद करते। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमारे तमाम तर मामलात बैरून मुल्क में तय होते हैं। इसलिए हमने पाकिस्तान में 15 मिलियन मार्च और आखिर में आज़ादी मार्च किया। हमने अवाम में शऊर बेदार करने के लिए तहरीक चलाई। उन्होंने कहा कि हम हर वक्त आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मोहताज होते हैं। हमारी दाखिला और खारजा पॉलिसी बाहर तय होती है। शौकत अजीज और हफीज़ शेख कहाँ से आए, मौजूदा हुकूमत के वजीर और मशीर कहाँ से आए हैं। शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी, नदीम बाबर समेत दीगर की शहरियत भी बाहर की है। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि सऊदी अरब हमारा बेहतरीन दोस्त है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों का साथ दिया, मगर नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत ने सऊदी अरब को भी नाराज कर दिया। और यहाँ आपको बताएं कि आज पाक फिजाइया के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिनास का यौम शहादत मनाया जा रहा है। DG ISPR ने निशान हैदर का एजाज पाने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिनास के यौम शहादत पर खैराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज का दिन फ़र्ज की अदायगी के लिए अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा होने वाले राशिद मिनास ने अपना बचपन शहर कायद में गुजारा। बाद अज़ां अहले खाना के हमरा रावलपिंडी मुंतकिल हो गए और कुछ अरसे बाद दोबारा कराची में सकूनत इख्तियार की। राशिद मिनास ने BSc PAF रसालपुर से किया। बाद अज़ां पाक फिजाइया में शामिल हो गए। 20 अगस्त 1971 को माड़ीपुर के मसरूर एयरबेस से जंगी हवाबाजी की तरबियत के दौरान अपनी दूसरी सोलो फ्लाइट पर, जिस वक्त राशिद मिनास का डबल कॉकपिट जहाज रनवे पर टैक्सी कर रहा था, इसी दौरान उनके इंस्ट्रक्टर और फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर मतियुर रहमान तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर जहाज के कॉकपिट में दाखिल हो गए और जहाज का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिनास ने अपने इंस्ट्रक्टर के मज़मूम इरादों को पूरा नहीं होने दिया और सख्त मज़ाहमत जारी रखी और जहाज को पाकिस्तानी हदूद ही में ठट्ठा के करीब गिराकर जाम शहादत नोश करके भारत का मज़मूम इरादा नाकाम बना दिया था। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने निशान हैदर का एजाज पाने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिनास के यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज का दिन फ़र्ज की अदायगी के लिए अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पायलट ऑफिसर राशिद मिनास शहीद ने मादरे वतन की खातिर पाक फिजाइया की अजीम रिवायात जारी रखी। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि जिम्बाब्वे पाकिस्तानी क्रिकेट के मैदान आबाद करने के लिए तैयार। अक्टूबर में टूर के लिए दिलचस्पी जाहिर कर दी। जिम्बाब्वे क्रिकेट के कम्युनिकेशन मैनेजर डार्लिंगटन माजुनागा ने कहा कि क्रिकेट के हवाले से हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई। ZC अक्टूबर में टीम पाकिस्तान भेजने के हवाले से हुकूमत से क्लियरेंस लेगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट के कम्युनिकेशन मैनेजर डार्लिंगटन माजुनागा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें इस टूर के लिए अपनी हुकूमत से क्लियरेंस दरकार होगी। हमने इससे कबल अफगानिस्तान से होम सीरीज के लिए सख्त पाबंदियों में नरमी के हवाले से हुकूमत से राब्ता किया था, मगर कोरोना वायरस केसेस सामने आने की वजह से हुकूमत ने मशवरा दिया था कि फिलहाल हमारा मुल्क गैर मुल्की टीमों के मेज़बानी के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि मुख्तलिफ टीमें पाकिस्तान का टूर कर चुकी हैं और हमारी भी इस हवाले से PCB के साथ बातचीत जारी है, मगर इसका इन्हिसार हुकूमती इजाजत पर है। यहाँ बैनुल-अक़वामी खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप सदर के ओहदे के अहल नहीं, ताकत को ज़ाती मकासद और दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि अमरीका में पैदा होने वाली खौफनाक सूरत हाल ने इन्हें सदर मुंतखब करवाया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सदर इस ओहदे के लिए अहल नहीं है क्योंकि इनमें तरक्की करने की सलाहियत ही नहीं। साबिक सदर ने कहा कि सदर ट्रंप इत्तफाक राय पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते
صدر ٹرمپ کی اتفاقی رائے پر دلچسپی نہیں، وزارت کی طاقت سے دوسروں کی مدد کرنے کے بجائے اسے صرف اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں پیدا ہونے والی صورتحال نے انہیں صدر منتخب کروایا۔ وفاقی وزیر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ آئٹمز کی ضرورت نہیں ہے، لگژری آئٹم، اس کے اوپر ہم لوگوں نے ڈیوٹی بڑھا دیے، اور جو ہمیں چاہیے انڈسٹریلائزیشن کے لیے خاص طور پر رو مٹیریلز، اس کے ہم لوگوں نے ڈیوٹیز گرا دیے۔ تو الحمدللہ اس سے یہ کافی امپرومنٹ ہوئی ہے۔ اور آج کل آپ لوگ یہ نہیں سنتے کہ یہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے، ختم ہو گئی، لوگ آگے ہیں۔ ٹھیک ہے، کووڈ کی وجہ سے چند ایریاز میں تو پرابلمس تو آئے ہوئے ہیں۔ جو سب سے بڑا ایکسپورٹ کے انسینٹیوز ہم لوگ نے دیے نا، وہ یہ ہے کہ جو 5 ایکسپورٹ کے سیکٹرز کے لیے ہم لوگوں نے یہ سوچے کہ ان کو پاور اور گیس انٹرنیشنل پرائسز پر دے دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بجلی کو 7.5 سینٹس اور گیس کو $6.5 MMBTU کا، اس سے بھی بہت فرق پڑا، اور انشاءاللہ اس کو ہم لوگ جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایز آف ڈوئنگ بزنس، ہماری رینکنگ تھی 136 اور وہ ہو گیا 108، اور ابھی اکتوبر میں انشاءاللہ دوبارہ آنے والی ہے، تو مجھے بہت امید ہے کہ پھر 108 سے اور امپرومنٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کیبنٹ نے اپروو کر دیے ای کامرس پالیسی، اس لیے ڈیجیٹلائزیشن، ای کامرس کے اوپر توجہ نہیں تھا، تو وہ ذمہ داری کیبنٹ نے منسٹری آف کامرس کو دی ہے، اور انشاءاللہ ان کو آگے لے جائیں گے۔ ایک اور چیز ہے جس کے اوپر اتنا توجہ نہیں دیا، وہ یہ ہے کہ اسمبلی نے جیوگرافیکل انڈیکیشن کا ایک قانون بنا دیا ہے، لو پاس ہو چکا ہے۔ یہاں لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کہ اس میں کیا اہمیت ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ جب یہ لو پاس ہو گیا ہے تو دنیا میں لوگ ہمارے پروڈکٹس کو، جو ہمارے کلچر میں ہے، سواتی چپل، پشاوری چپل، ہالار کے ٹائل، ملتانی ٹائل، وہ کوئی دنیا میں استعمال نہیں کر سکے گا۔ ہمارے پاس حق ہے کہ وہ ہمارا ہے، اور ہم لوگ ان کو خط لکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نام نہیں استعمال کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں ابھی موقع ملے گا کہ جو ہمارے کلچرل پروڈکٹس ہیں اس کو بھی ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ FTA ہو گیا ہے، بس قسمتی یہ ہوئی کہ یہ لاگو ہوا 1 جنوری سے اس سال، اور کووڈ آ گیا ہے، تو ابھی جب انشاءاللہ کووڈ ختم ہوگا تو ہمارا جو FTA چائنا کے ساتھ وہ بھرپور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 اور چیز ہے کہ ہم لوگوں نے پرائم منسٹر سے پریزنٹیشن دی، اور پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کر دیے اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسپورٹس کو ہم لوگ کس طرح سے لے جانا ہے، کہاں لے جانا ہے، اور اس کے ذریعے ایک چیز تھی کہ پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن۔ ہمارا جو نقصان ہے نا ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ بہت نیرو ہے، 5-6 پروڈکٹ لائنز ہیں، تو ہم لوگ اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے۔ اور ہمارے ایکسپورٹس آف میٹ، پولٹری، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز الحمدللہ اور بڑھ رہے، اور آج آپ نے اخبار میں دیکھ لیے کہ ہمارا مینگو کا ایکسپورٹس ہے نا وہ ریکارڈ ہے۔ ہم لوگوں نے سوچتے تھے کہ 80,000 ٹن ایکسپورٹ ہوگا، لیکن 125,000 ہو چکا ہے۔
तो ये अच्छी बात है। तो ये हमारे पॉलिसीज़ है। इंशाअल्लाह मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि ये है ना जो अभी चल पड़ा है, इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा और हमारे एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रिकॉर्ड्स बेहतर होंगे। शुक्रिया। शुक्रिया रज़ाक दाऊद साहब। मेरा ख्याल है आप एक बात बताना वो शायद भूल गए कि जो जुलाई के महीने में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी। जुलाई में ये बिल्कुल सही है। जुलाई में हमारे एक्सपोर्ट तो बहुत अच्छे थे और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह से चलता रहेगा कि जुलाई कोविड के बावजूद हम लोगों ने हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और अल्लाह करे कि ये कंटिन्यू रहे। एक और अहम बात जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स उन्होंने अपनी लीडरशिप में जो की है वो ये है कि ज़ाहिर है कि ये कलेक्टिव फैसला था कि जो एक्सचेंज रेट है हमारा वो ओवर वैल्यूड था, जिसको कि आर्टिफिशियली गुज़श्ता हुकूमत में और ख़ास तौर पे इसहाक डार ज़माने में उसको आर्टिफिशियली ऊपर रखा गया था। और वो किस तरह रखा गया था कि तकरीबन 6 अरब डॉलर सालाना वो उसको आर्टिफिशियली मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और दूसरा उससे हुआ क्या कि आपकी इंपोर्ट सस्ती हो गई और जो इंडस्ट्री यहाँ पे लगती थी उसको वो बिल्कुल वो उसकी कोई वो नहीं रही, अहमियत नहीं रही, क्योंकि वो चीज़ जो कि ओवर वैल्यू डॉलर की वजह से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते थे वो कंपीट हमारी लोकल उसमें कर ही नहीं सकते थे, जिसकी वजह से जिस तरह इन्होंने राइटली कहा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और वो चीज़ जो कि आपको इंपोर्टेड आपको सस्ती लगती थी वो जो है तो अब आपको वक्त के साथ साथ वो चीज़ें जो हैं आपको आपकी इंडस्ट्री को उठाएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, बिकॉज अब इंपोर्ट अब रियल एक्सचेंज रेट आ गया है, इफ आई एम करेक्ट। और इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल रॉन्ग स्ट्रक्चरिंग था ना वो ठीक हो रहा है और ठीक हो गया है जहाँ तक करेंसी का है। और ये जो हम लोग हमारी पॉलिसी जो है टू लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके तहत जब हम टैरिफ्स और कम करेंगे, आपको पता है कि अच्छी बात यह है कि इस वक्त तकरीबन 40% हमारे रॉ मटेरियल है ना वो पाकिस्तान में आते हैं कंप्लीटली ड्यूटी फ्री। ये पहले दफ़े ये इस तरह से हुआ है और इसको हमें और मज़ीद आगे ले जाना है कि इस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, एंटी एक्सपोर्ट बायस कम हो, तो इंशाअल्लाह हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी साथ साथ होगा इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर इशरत हुसैन साहब से कि वो बुनियादी तौर पे जो रिफॉर्म्स का जो एक प्रोसेस है जिसमें कि एक बहुत ही एक सख्त एक चैलेंज है उसको ये बड़े बाखूबी अदा कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ आकर जी अगर आप यहाँ मेरी जगह पे आ जाएं तो अच्छा होगा कि नहीं। इट्स फाइन, ओके, अच्छा माइक नहीं है, हाँ जी इधर आ जाए, ये मीडिया के बाकी चैनल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आज पहली दफ़ा 2 साल के बाद मैं मीडिया से पहली दफ़ा मुलाकात कर रहा हूँ और अभी तक मुलाकात इसलिए नहीं की थी कि पाकिस्तान में रवायत ये है कि हम वादे बहुत कर लेते हैं लेकिन डिलीवर कुछ नहीं करते। तो मेरा सोचने का अंदाज़ ये है कि कुछ हम डिलीवर कर लें उसके बाद आपको बताएं और आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि हमारे क्या चैलेंजेस हैं और अब तक हम क्या कर चुके हैं और आइंदा क्या करने वाले हैं। तो आप सबको मुझसे ज़्यादा पता है, आपकी नब्ज़ जो है वो इकोनॉमी पर भी है, वो पॉलिटिक्स पर भी है, कि पाकिस्तान का जो भी क्राइसिस आप देखें, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, उसके पीछे अगर आप रूट कॉज ट्रेस करें
तो वो आपकी गवर्नेंस का क्राइसिस है। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में 40 साल तक उन्होंने इस मुल्क को दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी बना के रखा हुआ था। 1950 से लेकर 1990 तक वो सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे आप PIDC ले लें, चाहे आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ले लें, वापडा ले लें, PIA ले लें, उनका हाल जो है वो ख़राब हो चुका है। और उसके साथ साथ हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी हाईली पोलिटिसाइज हो गई, और जो मेरिट बेस्ड हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर था वो सारा ख़त्म हो चुका था। तो ये चैलेंजेस थे जिस पे इमरान खान साहब ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जिसमें आम शहरी की जो ज़रूरियात हैं वो उसको पहुंचाई जाएं। तालीम, सेहत, पीने का पानी, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जो हमारी बिजनेसेस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी चलती है, फार्मर्स हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, बड़े कंपनीज हैं, उनके रास्ते से रुकावटें हटाई जाएं ताकि हमारी इकोनॉमी जो है ऊपर जाए। और इसलिए ये जो रिफॉर्म्स का पैकेज है, ये मकसद है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू कॉमन सिटीजन, नॉट टू द एलीट्स। आप लोगों ने जिन्होंने मेरी किताब पढ़ी है, जो मैंने 1999 में लिखी थी और अब 2018 में उसको किया है, पाकिस्तान द इकोनॉमी ऑफ एन एलिटिस्ट स्टेट, उसका पूरा जुज़ ये है कि ना तो स्टेट जो है वो गरीबों की मदद कर रही है, ना मार्केट्स जो हैं वो फंक्शन कर रही हैं ताकि आम आदमी को सहूलत मिले। इट हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय एन एलीट। उसको ख़त्म करने के लिए ये सारी हम जद्दोजहद करें। ये आपको मैं बता दूं कि ये 2 साल, 3 साल, 4 साल का एजेंडा नहीं है, ये बहुत लंबा एजेंडा है, क्योंकि 25 साल में 1990 से लेकर और अब तक बल्कि 30 साल होने वाले हैं, उस वक्त तक जो खराबियां हुई हैं इनको आपने ख़त्म करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। तो 4 मुख्तसर चीज़ें, क्योंकि टाइम की कमी है, तो 4 मुख्तसर चीज़ें मैं आपके सामने। एक तो आईटी अब इतनी ज़्यादा फैल गई है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हुकूमती फंक्शनरीज की डिस्क्रेशनरी पावर्स ख़त्म करने के लिए और आप सबको, मीडिया को और पाकिस्तानी अवाम को पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें सारी बिजनेस जो है अपनी वो ऑटोमेट करनी पड़ेगी और आईटी का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तानी अवाम को पता चले कि कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री क्या कर रही है। इनके पास वेबसाइट होगी जिस पे कि सारी इंफॉर्मेशन होगी। सो ऑटोमेशन का जो प्रोसेस है ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। इससे करप्शन भी ख़त्म होगी, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, डिस्क्रेशनरी पावर्स भी ख़त्म होगी। उसके साथ साथ जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं कि आपको इतने फॉर्म भरने पड़ते हैं, दफ्तरों में धक्के डालने पड़ते हैं अपना काम कराने के लिए। एक दफ्तर से आज नहीं हो सकता जी, क्लर्क नहीं है, आज फाइल नहीं मिल रही है, उसको सबको फाइलिंग सिस्टम को भी सब आईटी के ई फाइलिंग सिस्टम से पूरी हुकूमत में होगा। आपने क्लिक किया, आपने फॉर्म को डाउनलोड किया, जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो भरी और उसको अपलोड कर दिया, आपको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा एम है, ताकि पाकिस्तानी शहरी को ये जो धक्के देने पड़ते हैं और पैसे देने पड़ते हैं दफ्तरों के चक्कर पर, ये हमने पूरा करना है। इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट का साइज जो था वो बहुत बढ़ गया था, उसको हमने रीऑर्गेनाइज किया है और इसलिए मैं आपके सामने आया हूं कि कुछ हमने जो काम किया है वो आपके सामने पेश करें। पहले हमारे पास 440 मुख्तलिफ इदारे थे फेडरल गवर्नमेंट में, जो कभी 1950 में बने थे, कोई 1960 में बना था, जिनकी अब इफादियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उनका कोई मकसद नहीं था, लेकिन तनख्वाहें ले रहे थे और गाड़ियाँ चला रहे थे, पेट्रोल ले रहे थे, किराए ले रहे थे। उसको हमने कम करके 324 कर दिए। उससे जो सेविंग होगी
वो हुकूमत के अखराजात में कमी होगी उससे। कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे, कुछ जो है वाइंड अप कर देंगे, कुछ मर्ज कर देंगे, कुछ प्रोविंसेस को दे देंगे, तो ये फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 60% हमारा जो रेवेन्यू है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और 40% हमारे पास रहता है, तो हमें अपना साइज खत्म करना है। 71,000 पोस्टें ऐसी थीं जो कि खाली पड़ी हुई थी 1 साल से ज़्यादा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो पोस्टें भी सारी एबॉलिश हो गई। हम किसी को नौकरी से नहीं निकालना चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि लोगों को रोज़गार दें, उनकी रोज़ी में बरकत दें, बजाय इसके कि उनको निकालेंगे किसी को नहीं। लेकिन जो पोस्टें खाली हो रही हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है हुकूमत को, वो पोस्टें जो हैं एबॉलिश करके उसकी सेविंग जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे अपने ऑस्टेरिटी के लिए। तीसरी बात ये थी कि 70 साल तक हमने पब्लिक फाइनेंस का कोई लॉ नहीं बनाया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चाहती थी वो कर देती थी। अब पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट लॉ में पार्लियामेंट के सामने उनको रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी कि ये आपका बजट डेफिसिट टारगेट था, ये आपने क्यों नहीं हासिल किया, आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी वहां पर। और जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो डेलीगेट करेंगे मिनिस्ट्रीज को, सारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास नहीं होगी। ट्रेजरी रूल्स जो हैं, जो 1950 से चले आ रहे हैं, उनको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं। सेकंड जो हिस्सा है वो सबको आपको पता है कि हमारे कुछ इदारे हैं जिन्होंने हमें ब्लीड किया है। स्टील मिल है, PIA है, रेलवेज है और FPR है, जो कि पूरी तरह से हमारी जो रेवेन्यू की पोटेंशियल है उसको पूरा नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो है कि इन इदारों को हम रिफॉर्म करें, रीस्ट्रक्चर करें, इनको जो इनमें खराबियां हैं उनको ठीक करें, इनको अपने पांव पे खड़ा करें और ये एफिशिएंट और मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बन जाएं। ये दूसरा हमारा प्लान है, इसमें कुछ कामयाबी हुई है। फॉर एग्जांपल रज़ाक दाऊद साहब गवाह हैं इस बात के कि पहले एक्सपोर्ट रिफंड्स में आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब एक ऑटोमेटेड एंड टू एंड सोल्यूशन है कि आप अपने इंफॉर्मेशन भरेंगे सिस्टम में, कंप्यूटर पे, और आखिर में आपका जो रिफंड का क्लेम है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली चला जाएगा, किसी इदारे के FBR के मुलाजिम के थ्रू आपको नहीं जाना पड़ेगा। अब यही हम इनकम टैक्स में करने वाले हैं, ताकि आदमियों, जो हमारे लोग हैं जिन्होंने रिफंड अपने सालों साल से नहीं दिए, 2014 से नहीं मिले हैं, उनको हम ये रिफंड्स जो है वो देने जा रहे हैं। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में हम एक नई चीज़ शुरू की है, जो कि ये थी कि अभी तक सिर्फ काडर के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग होती थी, लेकिन हमारे पास इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। वो 24,000 हैं और ये 6,000 हैं। उनके हुकूमत पाकिस्तान ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके लिए भी बराबर का कहा है कि इनकी भी ट्रेनिंग इसी तरह हो और उनकी भी करियर प्लानिंग इससे हो, तो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उनकी डीमोटिवेशन है, वो ख़त्म हो। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन पे ये था कि ACR लिख दी जाती थी, जो पसंद आया उसको बहुत हाई नंबर दे दिए, और जो नहीं पसंद आया और जिससे ने सलाम नहीं किया सुबह, उसकी ACR जो है ख़राब हो जाती थी। अब जो सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें हर एक के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे और एक कमेटी बैठेगी, वो इवेलुएट करेगी कि इसने इंडिकेटर्स जो हैं वो किए हैं पूरे के नहीं किए हैं, और उसकी बेसिस पर 20% आउटस्टैंडिंग होंगे, 60% सेटिस्फैक्ट्री होंगे और बाकी जो होंगे 10% के करीब वो बिलो एवरेज होंगे। और जो बिलो एवरेज होंगे उनको हम जो है अर्ली रिटायरमेंट के सूरत में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फारिग करेंगे। आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो हमारी प्रमोशन पॉलिसी है उसमें भी परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग के ऊपर हम तवज्जो देंगे। ये नहीं होगा कि सीनियरिटी की बेसिस पर हर आदमी जो है वो ऊपर जाएगा।
اگر آپ میں اہلیت ہے اور آپ نے واقعی کام اچھا کر کے دکھایا ہے تو آپ کی پروموشن ہوگی، ورنہ جسٹ کہ اب میں نے 5 سال یہاں کر لیے ہیں اس گریڈ میں اب میرا نیکسٹ پروموشن ہوگا، وہ نہیں ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ جی. میں اب ریکویسٹ کروں گا ملک امین اسلم، جو کہ ہمارے کلائمیٹ چینج، یہ ایک ایسی منسٹری ہے جس کو کہ کسی حکومت میں اتنی اہمیت نہیں ملی تھی جتنی کہ اس حکومت میں ملی ہے، اور اس میں ہمارے ملک امین اسلم صاحب ہیں، ہماری MNA زرتاج گل بھی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی انہوں نے کیا کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بڑا شکریہ شبلی صاحب. کلائمیٹ چینج بالکل پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جہاں پر یہ دنیا کے ٹاپ 3 چیلنجز میں آتا ہے، وہاں پہ پاکستان کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپ 3 چیلنجز میں اس وقت شامل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور دنیا میں اگر جو لسٹ بنائی جاتی ہے کنٹریز کی، اس میں ہم 5ویں نمبر پر آتے ہیں کلائمیٹ چینج سے متاثر ممالک میں. اور ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق اگر پاکستان میں 2050 تک کچھ نہ کیا گیا تو ہمارے 6 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جن میں 3 سندھ میں ہیں، 3 پنجاب میں ہیں، وہاں پر آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے. اس لیے اس پہ کرنا ہمارے لیے اشد ضرورت تھا. اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہ ویژن تھا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم اس کو اپنی ایک ہائیسٹ پرائرٹی بنائیں گے. یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں اس کو شامل کیا، اور پی ٹی آئی نے ایک بڑا کلیئر گرین ایجنڈا دیا تھا. پہلی پارٹی تھی جس نے پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کو ڈالا. اس لیے ہم پہلے دن سے تیار تھے جب حکومت ملی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور ہم نے سب سے پہلے آ کر اپنا ایک 5 سال کے لیے 5 پوائنٹ ایجنڈا پیش کیا، جو کہ میں میڈیا سے شیئر بھی کرتا رہا ہوں. اس میں ہمارے سب سے پہلا یہ تھا کہ ہم نے درخت لگانے ہیں. جو بلین ٹری سونامی کی کامیابی ہم کے پی میں حاصل کر چکے تھے، اس کو بڑھا کے ہم نے 10 بلین ٹری کا ایک ٹارگٹ لیا. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ ہم نے صفائی کی طرف اس ملک کو لے کے جانا ہے اور ایک کلین گرین پاکستان کی طرف شفٹ کرنا ہے. وہ ہمارا دوسرا ٹارگٹ تھا. تیسرا ہمارا یہ تھا کہ پلاسٹک بیگ، شاپر بیگ، جو کہ پاکستان کے لیے ایک وبال جان بن چکا ہے اس وقت، کیونکہ 1999 میں ہم 2 کروڑ شاپر بیگ اس ملک میں استعمال کرتے تھے. اور جب ہم جس سال میں ہم حکومت میں آئے ہیں اس سال وہ تخمینہ 5 ارب تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ 99 سے 2018 تک 2 کروڑ سے 5 ارب تک ہم کر چکے ہیں، اور وہ 5 ارب ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے پلاسٹک بیگ. تو تیسرا ہمارا وہ ٹارگٹ تھا. چوتھا ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے پاکستان کو الیکٹرک وہیکل کی پالیسی دینی ہے. وہ ٹرانسپورٹ جو کہ 21ویں صدی کی ٹرانسپورٹ ہے، جس پہ پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوا تھا، دنیا اس پہ بہت آگے جا چکی تھی، اس پہ ہم نے کیچ اپ کر کے وہ پالیسی اپروو کرانی ہے. اور 5واں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ پروٹیکٹڈ ایریاز. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. یہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں پر 12 ایکولوجیکل زونز پائے جاتے ہیں، جہاں پر ایسی خوبصورتی ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی. لیکن اس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے تاکہ یہ صرف ہماری نسل تک نہ رہے، بلکہ ہمارے بچے اور ان کے آگے بچے بھی اس کو دیکھ سکیں اور اس کو سراہ سکیں. اس کے لیے ہم نے پروٹیکٹڈ ایریاز کا ایک ٹارگٹ لیا تھا. اب میں آپ کو کوئکلی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 2 سال میں کہاں پہ پہنچے. آگے کر دیجیے، نیکسٹ سلائیڈ کر دیجیے. اس میں ہمارا جو بلین ٹری کا پروجیکٹ ہے اس پہ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم نے تمام صوبوں کو اس میں اکٹھا کرنا تھا. کے پی میں یہ آسان تھا کہ ایک صوبہ تھا، ایک ٹارگٹ لیا اور ایک گورنمنٹ نے اس کو اچیو کر لیا. لیکن جب ہم اس گورنمنٹ میں آئے تو ہمیں اپوزیشن کی گورنمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلنا تھا، سندھ کو بھی ساتھ لے کے چلنا تھا، بلوچستان کو بھی ساتھ لے کے چلنا تھا، اور اپنی حکومت کے ٹارگٹس بھی بنانے تھے. یہ اس وقت واحد پروجیکٹ ہے جو کہ پولیٹیکلی ڈیسائسو نہیں ہے. یہ واحد پروجیکٹ ہے جو کہ تمام پاکستان کو اکٹھا کر رہا ہے. اس کے اس وقت 7 PC1 اپروو ہوئے ہیں، اور اس کے لیے گورنمنٹ نے آدھا پیسہ فیڈرل گورنمنٹ نے رکھایا ہے، آدھا پیسہ ہر پروونس نے اپنا پیسہ اتنا ہی برابر کا دیا ہے، اور یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر. 7 ہمارے AJK اور GB ملا کے 7 پروونسز کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن اس وقت ہو رہی ہے. ہمارا یہ پروجیکٹ 2019 میں، کیونکہ 1 سال لگا اس کی پلاننگ میں، PC1 کے اپروول میں، بجٹ میں ڈالنے میں، 2019 سے 2020 تک ہم اس کا ٹارگٹ 50 کروڑ کا اچیو کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ اب ہے کہ اگلے سال جون تک ہم پہلے ارب کا ٹارگٹ انشاءاللہ اچیو کریں گے پاکستان کے اندر. اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کی
बेसिक जो इशू था इसमें वो ये था कि नर्सरीज पैदा करनी थी, क्योंकि जब आपने पौधे लगाने हैं तो पहले पौधे आपने पैदा करने हैं। जब हम हुकूमत में आए तो 5 करोड़ नर्सरीज में मौजूद थे पौधे, आज 30 करोड़ पौधे नर्सरीज में पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो एक ऐसा स्टॉक है जो कि बढ़ता जाएगा और हमारा टारगेट इंशाल्लाह अपने टारगेट की तरफ रवा दवा होंगे। दूसरा हमारा था क्लीन ग्रीन इंडेक्स। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं तो ये हमारे हजूर पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में शामिल है कि सफाई निसफ ईमान है। लेकिन हम अपनी सफाई जो है वो अपने तक तो रखते हैं, लेकिन बाकी हम खिड़की से बाहर दूसरे के घर फेंक देते हैं। तो इस तरफ ये एक सोच की तब्दीली का ये प्रोजेक्ट है क्लीन ग्रीन इंडेक्स का। इसी तरह जो हमारा दरख्तों का प्रोजेक्ट है सदका जारिया है और उसको अचीव करना ऐसी चीज़ है जो कि आप अपनी अगली आने वाली नस्लों के लिए एक फ़ायदा करते हैं। तो क्लीन ग्रीन इंडेक्स में हमने जब ये सोचा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें 5 टारगेट्स दिए कि जी आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, अपनी सफाई का ख्याल करना है, तो हमने ये सोचा कि इसको फेडरल गवर्नमेंट खुद तो नहीं कर सकती, ये लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन है। लेकिन उसके लिए हमने एक निज़ाम बनाया क्लीन ग्रीन इंडेक्स के नाम से, जिसमें हमने 35 इंडिकेटर्स रखे। 20 शहरों को पहले फेज में शामिल किया केपी और पंजाब के, और उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 24 तारीख को वजीर आजम साहब उसकी मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि उन 20 शहरों के अंदर जो कुछ हुआ है वो शायद इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ था। लोगों की सोच तब्दील होना शुरू हो गई है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की सोच तब्दील होना शुरू हो गई है, और वो इंशाल्लाह 24 तारीख को आपके सामने पेश करेंगे और उसको फिर मजीद बढ़ाएंगे। जी, तीसरी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी थी। वो जिस तरह मैंने बताया कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल, पाकिस्तान इससे टोटली बाहर था, लेकिन आज हमने अपनी पॉलिसी अप्रूव करा ली है और रिक्शा, मोटरसाइकिल्स, चार्जिंग स्टेशन के इंसेंटिव्स अप्रूव हो चुकी हैं बजट से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन भी लग रही है और बहुत जल्द यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है रिक्शों की, मोटरसाइकिल की और बसेस की इंशाल्लाह, और उसकी जो 4 व्हीलर्स रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट होंगे। प्लास्टिक बैग के ऊपर हमने एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन अप्रूव कराई फेडरल गवर्नमेंट की, उसको इन्फोर्स कराया यहाँ पे, और अल्लाह के फजल से यहाँ पर आपने देखा होगा इस्लामाबाद में 70-80% उसकी इन्फोर्समेंट कामयाब हुई। और उसके देखते हुए कैटलाइज हुई प्रोविंसेस जिन्होंने पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, उसको देख के उन्होंने अपनी लेजिस्लेशन अप्रूव की और उसको वो इन्फोर्स कर रहे हैं। तो ये एक मूवमेंट ये भी स्टार्ट हुई। चौथा, 5वां और आखिरी जो प्रोटेक्टेड एरिया का था, उसके अंदर हमने कोविड के ज़माने में इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया, और जहां पाकिस्तान के 30 नेशनल पार्क थे जब से पाकिस्तान बना है, हमने सिर्फ 2 साल में उसको 30 से 39 तक ले गए और 25% उसमें इंक्रीज किया है। इसमें लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी इंशाल्लाह। एक नई